हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। कल जो हम टॉपिक कर रहे थे वो बीच में ही रह गया था। कल हम टॉपिक क्या कर रहे थे, रियल गैसेस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इक्वल्स टू आर टी, वो तो सिर्फ अगर एक मोल गैस की बात करें तो वो आइडियल केसेस के लिए, यानी कि कब थी, जब हमने जो अजम्पशन ली थी कि उनका जो गैस के अणु है उनका द्रव्यमान उनके द्वारा घेरा गया स्थान वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल था। और दूसरा क्या अजम्पशन ली थी मेनली कि इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, कि किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, जबकि वास्तव में तो ऐसा नहीं था ना। इसका मतलब कोई और गैस एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस का एग्जिस्टेंस तो बहुत कम है, तो कोई दूसरी गैस एग्जिस्ट करती है जिसको क्या बोलते हैं, रियल गैसेस या रियल गैस। तो रियल गैस के लिए वॉन डेर वाल ने कुछ करेक्शन किए थे जो मैंने कल आपको बताए थे। दो करेक्शन थे, एक तो क्या था वॉल्यूम का और दूसरा किसका था, प्रेशर का। कल हमारा ये टॉपिक बीच में ही रह गया था, आज इसको आगे से कंटिन्यू करती हूँ। एक बार मैं आपको वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन आपको बता देती हूँ। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, रियल गैस इक्वेशन या वॉन डेर वाल गैस के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो करेक्शन कर रहे हैं। पहला हम कौन सा कर रहे हैं, वॉल्यूम करेक्शन। तो देखो वॉल्यूम करेक्शन यानी कि आयतन में वॉन डेर वाल ने क्या संशोधन किया था, क्या करेक्शन किया था, ये कर रहे हैं। कल मैंने आपको शायद ये बताया भी होगा कि हमने क्या ले लिया था कि ये कोई एक वेसल ले लिया जिसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, एन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एन अणु है उस गैस के। तो रियल में तो क्या होता है, गैस के जो अणु थे, हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा भी कुछ घेरा गया स्थान होगा, उसको हम नेग्लिजिबल तो नहीं कर सकते ना। तो मान लिया कि एक गैस के अणु ने बी वॉल्यूम घेर रखा है, ये वॉन डेर वाल ने निकाला था। बी और ए इसके कॉन्स्टेंट्स है जिसकी वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। हाँ, कई बार क्या, एक गैस के लिए टेम्परेचर बहुत वैरी कराने पर ए और बी की वैल्यू किसी एक गैस के लिए थोड़ी बहुत विचलित हो सकती है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती है किसी एक गैस के लिए। तो इसने क्या देखा था, मान लिया कि एक अणु ने बी बाहर, उसका वॉल्यूम जो है वो बी है, टोटल अगर एन है तो टोटल गैस के अणुओं का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एन बी। और हम गैस का वॉल्यूम कितना मान रहे हैं, वी। आइडियल केस में तो हम क्या करते थे, आइडियल केस में हम क्या मान लेते थे, वी जो था वो, मतलब जो टोटल वॉल्यूम था वो वी ले लेते थे, हम इस बी को नेग्लेक्ट कर देते थे। लेकिन रियल में केस में तो नहीं कर सकते ना। तो मैं मान लेती हूँ आइडियल का वॉल्यूम वी है और रियल का वी आर है, ये रियल वॉल्यूम है और वो आइडियल वॉल्यूम है। अगर मैं रियल का निकालूं यानी कि वी आर निकालूं तो वो क्या होगा, वी आई प्लस, जो हम इस केस में इस अणुओं के द्रव्यमान को, यानी कि सॉरी, इन्होंने ये जो भार घेरा हुआ है, जो वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मतलब इस टोटल वॉल्यूम में जो हम वी आई मान रहे थे उसमें इनका वॉल्यूम भी ऐड होगा। अगर मैं इस गैस इक्वेशन में हम क्या निकाल रहे हैं, पीवी इक्वल्स टू आर टी जो है वो आइडियल गैस है, इसको रियल गैस के लिए बना रहे हैं कि रियल गैस की इक्वेशन अगर ऐसी हो, इस फॉर्म में लिखे, तो उसमें वॉल्यूम और प्रेशर में क्या करेक्शन किया जाए। तो देखो इसका मतलब मुझे रियल की टर्म में लिखना है यहाँ पर। तो रियल की टर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, वी आर माइनस एन बी हो जाएगा वी आई की जगह। मतलब जब यहाँ पर उसने वॉल्यूम में करेक्शन क्या लिया कि एक अणु के द्वारा घेरा गया आयतन बी है और गैस में एन अणु है, तो गैस में जो आयतन होगा उसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी रियल में। तो वो रियल गैस में आयतन क्या हो जाएगा, V माइनस एन बी। यहाँ पे मैं रियल आर नहीं लिखूंगी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो वो हो जाएगा V माइनस एन बी। ये मैंने क्या किया, रियल गैस का वॉल्यूम करेक्शन निकाला। अब दूसरा क्या कर रहे थे हम, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन में देखो कल क्या किया था, देखो प्रेशर में क्या किया था, कल यही कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। तो देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो सेंटर में है, कुछ साइड में भी वॉल के पास भी होंगे।
तो जो सेंटर में है या वॉल से डिस्टेंस पे है उनके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है हर डायरेक्शन में सेम लग रहा है और इक्वल अमाउंट का और अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण ये आप सबको पता होगा, यानी कि जो सेंटर में है उस पर जो नेट फोर्स है, टोटल जो बल काम कर रहा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लूँ कोई इस वॉल के बिल्कुल पास है, उसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 नहीं हो सकता ना, उसके ऊपर नेट फोर्स जो है यहाँ पर नेट फोर्स 0 ना होकर के कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये वाले मॉलिक्यूल इसको फिर से मॉलिक्यूल को इस साइड खींचने का काम करेंगे। यानी कि इस केस में जब कोई मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है दीवार के साथ तब क्या होगा, उसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा, या सरफेस पे जो है उनका भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि इधर इधर से तो उसको खींच रहा है, ऊपर से तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं गैस का, तो कहाँ से खींचेगा। तो मतलब कुछ भी जो मॉलिक्यूल सेंटर में है या दीवार के से थोड़ा डिस्टेंस पे है उस पर तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जो दीवार पर टकरा रहा है या दीवार के बिल्कुल पास है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। अब हमें क्या पता है, हम दाब में क्या निकाल रहे हैं, करेक्शन। हमें क्या पता है दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया। अगर मैं पर यूनिट एरिया की बात करूं तो जो फोर्स होगा वही प्रेशर होगा। इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल जो वॉल को स्ट्राइक कर रहा है वो उतने प्रेशर से स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, उतने प्रेशर से इस दीवार को नहीं हिट कर पाएगा जितने प्रेशर से वो तब कर पाता जब ये कोई भी मॉलिक्यूल, जब हम आइडियल गैस की बात कर रहे थे या गैसों की काइनेटिक थ्योरी में बात कर रहे थे कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, यानी कि बल की अनुपस्थिति में वो ज़्यादा प्रेशर से उस पर अटैक कर सकता था, हिट कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर पाएगा। मतलब तो वॉन डेर वाल ने क्या दिया कि इसका मतलब जो दीवार से टकरा रहा है, मान लो मैंने पी आर रियल का ले लिया, पी आई जो है आइडियल का ले लिया, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आई। पहले हम क्या ले रहे थे, आइडियल केस कि कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स उनके बीच में काम नहीं कर रहा, तो प्रेशर पी आई लिया था। लेकिन अब अगर काम कर रहा है तो मतलब अब प्रेशर में कुछ कमी हो रही है, क्योंकि इस साइड उस पर फोर्स लग रहा है। अगर कमी हो रही है तो वॉन डेर वाल्स ने वो कमी दी a इंटू एन स्क्वायर ओवर में v स्क्वायर की, ठीक है। तो इसका मतलब जो अगर मैं आइडियल में इसको पुट करूँ तो वो क्या हो जाएगा, पी आर प्लस ए ओवर में एन स्क्वायर ओवर में वी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर जो है उसने कहा वो किस तरीके का मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। ये वॉन डेर वाल ने प्रेशर में करेक्शन कर दिया। देखो यहाँ पर ये एन ओवर में वी क्या है, नंबर डेंसिटी का स्क्वायर है, डेंसिटी है ये, तो ये डेंसिटी पे डिपेंड भी कर रहा है कि एक तो कितने मॉलिक्यूल गैस पे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, दूसरा यहाँ पर जो है उसे कितने खींच रहे हैं उनकी नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिया गया था। ए और बी कांस्टेंट है, तो ये हमारा हुआ वॉल्यूम करेक्शन और ये हुआ प्रेशर करेक्शन। तो देखो अगर मैं इन पी और वी की जो हमारे पास वैल्यू निकली वो पुट करूँ पी वी इक्वल्स टू आर टी में, तो देखो हमारे पास गैस इक्वेशन क्या मिली, ये करेक्शंस अगर मैं लगा दूं, P की जगह क्या लगाऊं और V की जगह क्या है, NRT। ये तो किसके लिए है, N मोल के लिए। सिंपली P जो प्रेशर में करेक्शन था वो पुट कर दिया और वो जो वॉल्यूम में करेक्शन था वो पुट कर दिया। अगर N इक्वल्स टू 1 मोल हो, 1 मोल गैस की बात करूं तो क्या आ जाएगा, P प्लस ये P है A ओवर में V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल्स टू आर टी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गैस इक्वेशन होगी रियल गैसेस के लिए। अब आपको पता होगा एक टर्म आती है हमारे पास वॉन डेर वाल्स बल, वॉन डेर वाल बल, ये आपको पता होगा किसी भी बल, बस लिखते हैं वॉन डेर वाल फोर्स आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है कि कोई भी अक्रिय गैसों के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच में जिनके बीच में कोई भी फोर्स ना हो या नॉन पोलर हो, उन सबके बीच में क्या है, एक बहुत ही कम रेंज का एक फोर्स पाया जाता है जिसे बोलते हैं वॉन डेर वाल बल। वो किस पे डिपेंड करता है, दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी पर, तो वो किसके डिपेंड करता है, F की पावर 7 के। ये वॉन डेर वाल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ भी रखा है कि अगर देखो कोई अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका कोई ना कोई डायपोल मूवमेंट होगा, तो अगर डायपोल मूवमेंट है मतलब चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें कैसे
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके उसमें क्या डायपोल मोमेंट इंड्यूस करा जाता है, और जब डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर देता है हो जाता है तो अपने आप ही उनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो वाला फोर्स वंडरवॉल फोर्स होता है। इसके लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो अब अपने करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पीवी वक्रों की सैद्धांतिक व प्रायोगिक सिद्धांत। प्रायोगिक तुलना, पीवी कर्व्स की हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली क्या है कंपैरिजन देखेंगे। देखो हमारे पास क्या निकला है, पीवी की जगह क्या आया है, P प्लस ए ओवर में वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, यही हमारे पास आया। अगर यहाँ से P निकालूं तो क्या हो जाएगा, आर टी ओवर में v माइनस बी माइनस ए ओवर में वी स्क्वायर, यही है। अब देखो क्या हुआ, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ए और बी की अलग अलग वैल्यूज रख के ना CO2 गैस के लिए क्या किया गया था, ये कर्व खींचे गए थे। तो देखो प्रैक्टिकली क्या हुआ और थ्योरेटिकली क्या हुआ। जब पहले हम बात करें थ्योरेटिकली की, एक सेकेंड, पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ गैस इक्वेशन लिखी है जिसका हमने ये P और V में वैल्यू निकाली है। तो देखो थ्योरेटिकली ए और बी की वैल्यूज पुट करके कर्व खींचे गए थे, तो वो कैसे थे P और V के बीच में। मैं एक बार ये इक्वेशन आपके लिए एक बार रब कर दूं, एक सेकेंड मैं ये कर्व ड्रॉ कर दूं। ये जो था 13.8 डिग्री सेल्सियस, 21.5 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस, 35.5 और 41.1 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर शायद यहाँ पर 48 है शायद तक, एक बार मैं 41 ले रही हूँ, उसको चेक कर लेंगे। तो देखो क्या हुआ, P और V के बीच में कर्व खींचा गया, ये तो था थ्योरेटिकली। सैद्धांतिक रूप से मतलब जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था P का आर टी ओवर में V माइनस बी माइनस ए ओवर में वी स्क्वायर, ए और बी की अलग अलग वैल्यूज लिख करके और टेम्परेचर को हमने ये अलग अलग टेम्परेचर पर हमने ये कर्व खींचा थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली एंड्रयू ने खींचा था, वो किस तरीके के आए थे वो भी मैं आपको एक बार ड्रॉ करती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी ये क्या था। एक बार ये वाला चाहे रहने दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इतने से भी चल जाएगा। 48 पॉइंट है या 1 पॉइंट है, एक बार मैं 48 लिख देती हूँ। अगर 41 हो आपकी बुक में तो इसको 41 लिख लीजिए, ये 48 ही है, 48.1। तो देखो क्या हुआ, ये वाले कर्व थे प्रैक्टिकली, यानी कि एक्सपेरिमेंटली
ये कर्व खींचे गए थे, इसको दिया था एंड्रयू ने। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पीवी वक्रों का थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पीवी कर्व्स खींचे और उसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो ये कर्व क्या है, आइसोथर्मल कर्व है। आइसोथर्मल को हिंदी में बोलते हैं समतापी। समतापी का मतलब क्या है, आप कहोगे कि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन देखो मैंने सिर्फ 13.1 डिग्री सेल्सियस पे जो कर्व ड्रॉ करा वो कुछ ऐसा था, यानी कि किसी एक टेम्परेचर के कांस्टेंट पर मैंने खींचा, 13.1 पे ऐसा मिला, 21.5 पे यू मिला। तो ये वाले कर्व्स जो थे इस तरीके के थे। इसको मैं पॉइंट दे रही हूँ कैपिटल सी, ये है स्मॉल सी, ये है स्मॉल बी और ये है कैपिटल बी। यहाँ पर हमें क्या मिला है, बी सी, इसको दे दो ए, ठीक है। तो देखो ये थ्योरेटिकली यानी कि वैल्यूज पुट करके निकाला था CO2 के लिए कर्व, और ये एंड्रयू ने प्रैक्टिकली CO2 के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अलग अलग टेम्परेचर पर कर्व ड्रॉ करे थे, तो वो कुछ ऐसे मिले थे। इनमें देखो क्या डिफरेंस आया कि थ्योरेटिकली जब ये कर्व खींचा गया तो हमें क्या एक चीज मिली थी, यहाँ पर जब थ्योरेटिकली कर्व खींचा गया था तो यहाँ पर देखो थ्योरेटिकली में हमें एक मैक्सिमा मिला था और एक यहाँ पर क्या मिला था, मिनिमा मिला था। जब हम किसकी बात कर रहे हैं, 13.1 डिग्री सेल्सियस की। जब हम 13.1 डिग्री सेल्सियस पे पीवी कर्व की दोनों की कंपैरिजन करो तो देखो थ्योरेटिकली तो एक मैक्सिमा मिला था कैप स्मॉल बी, एक मिनिमा मिला था स्मॉल सी, जबकि प्रैक्टिकली जो है एक सीधी लाइन मिली थी बी सी, कोई भी मैक्सिमा नहीं था और कोई भी मिनिमा नहीं था। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में कर्व्स में क्या क्या डिफरेंस आए थे वो ये थे। अब देखो बी और सी कर्व की बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वो प्रेशर जो है वो कम हो रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि जब थ्योरेटिकली देखा गया तो स्मॉल बी और स्मॉल सी में क्या देखा गया, प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम जो है लगातार कम हो रहा है, यही हो रहा है। जबकि प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ बी सी स्मॉल बी सी जैसा बना ही नहीं था। ये दोनों क्या है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो आइसोथर्मल कर्व्स खींचे गए थे पी और वी के बीच में, उनमें क्या डिफरेंस आए थे। एक तो क्या था, इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकली जो था उसमें एक सीधी लाइन वर्टिकल लाइन मिली थी बी सी, जबकि यहाँ पर क्या है, बी सी में भी कैसा मिला, एक तो स्मॉल बी मैक्सिमा मिला, एक स्मॉल सी मिनिमा मिला, जबकि यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा जैसा कोई केस नहीं आया था जब प्रैक्टिकल कर्व खींचे थे। और दूसरा क्या हुआ था, बी और सी पॉइंट ही नहीं मिले थे। यहाँ पर बी सी कर्व में क्या मिल रहा है, स्मॉल बी सी में प्रेशर जो है वो घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रहा है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कहीं आया ही नहीं। मतलब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल भी नहीं हुआ कि स्मॉल बी सी या फिर कुछ ऐसा केस आए कि प्रेशर घटने पर लगातार जो है वो वॉल्यूम भी घटता जाए। और अगर देखिए तो बी सी जो है पी और वी में तो ऐसा केस आएगा, मतलब प्रेशर घटने पे वॉल्यूम तो नहीं घटना चाहिए था। मतलब ये इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो स्मॉल बी और कैपिटल बी था वहां पर क्या था, सुपर कूलिंग की कंडीशन मिली थी, मतलब जो गैस थी वो पूरी कूल हो चुकी थी। और स्मॉल सी और कैपिटल सी में क्या मिला था, सुपर हीटिंग की कंडीशन मिली थी, मतलब पूरी की पूरी गैस एकदम कंप्लीटली गर्म थी। जबकि यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल सी कैपिटल सी ऐसा कुछ मिला ही नहीं था। तो ये क्या है, हमारे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कर्व्स के बीच में कुछ डिफरेंस आया था। जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमने जब कर्व खींचा था तो हमें क्या पता चला था, एक तो स्मॉल बी स्मॉल सी मिला, यहाँ पर वैसा कुछ मिला ही नहीं। प्रेशर वॉल्यूम लगातार एक साथ इंक्रीज घट रहे हैं, जबकि यहाँ पर भी वैसा नहीं था। सुपर कूलिंग सुपर हीटिंग की पोजीशन मिली थी और प्रैक्टिकली भी हमें ये नहीं मिला था। ये हमारा क्या हुआ, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इन दोनों के बीच की कंपैरिजन। अब हम देखते हैं पीवी इंडिकेशन डायग्राम, पीवी सूचक वक्र। हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकली क्या हुआ था, प्रैक्टिकली जो कर्व था वो कुछ ऐसे ही थे।
ये हमारा 48.1 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 31.1, ये था 13.1 और ये था 21.5 डिग्री सेल्सियस पे। पी और वी के बीच में हमने कर्व खींचा, जहाँ पी क्या था, आर टी ओवर में वी माइनस बी माइनस ए ओवर में वी स्क्वायर। पी की वैल्यू ये थी। हम रियल गैस के लिए क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, हम इन कर्व्स को देख रहे हैं कि जो आइडियल था उसमें क्या हुआ। हम रियल गैस का जो प्रैक्टिकल कर्व एंड्रयू ने दिया था वो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या हुआ। देखो यहाँ पर क्या, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी डी, ये डैश में ले लेती हूँ, बी डैश ए डैश, यहाँ पर क्या है, यहाँ को मैं दे देती हूँ पॉइंट पी। अब देखो क्या हुआ, जब हम बात कर रहे हैं ए बी सी डी की, यानी कि 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब CO2 के लिए एंड्रयू ने कर्व खींचा तो हमें ये मिला था। देखो जब बात कर रहे हैं हम इस वाली की, तो देखो यहाँ पर हमें देखो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम यही कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया 13.1, तो हमने P और V के बीच में ग्राफ खींचते थे तो कैसा मिलता था, यूं ही मिलता था। तो यानी कि जब इनिशियली हमने क्या देखा 13.1 डिग्री, इस कर्व को हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो देखो ए बी पे क्या मिला, ए बी पे तो बॉयल का जो नियम है उसे जो है फॉलो कर रही थी गैस, CO2 गैस के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो जब ए बी की बात की तो ऐसा ही ग्राफ मिला था जैसा पी वी के बीच में बॉयल के नियम में मिल रहा था, सिमिलरली ए डैश बी डैश में भी मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या, बॉयल का नियम गैस के लिए था, यानी कि जब ए बी की बात कर रहे हैं तब जो थी ये पूरी की पूरी गैस ही थी, यानी कि गैस फॉर्म में है तभी वो बॉयल के नियम को फॉलो कर रहा है। अब देखो फिर हमने क्या किया, अब हम बात करते हैं जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बी से सी कर्व की बात करें तो बी सी पे क्या हुआ, बी सी पे देखो प्रेशर जो है वो कैसा है, अभी तो कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो लगातार देखो कम हो रहा है बी सी पे। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम के कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई गैस भरी हुई है, अगर गैस भरी हुई है इसके ऊपर देखो वॉल्यूम कम होने का रीजन क्या है, गैस जो है वो ठंडी हो रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। अगर गैस, एक तो जितना बड़ा वैसल होगा गैस पूरे के पूरे वैसल में फिल हो जाएगी, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब BC पे हमें क्या मिल रहा है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिल रहा था। ये प्रैक्टिकली देखा गया था कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए BC जब टाइम आया, यानी कि जब BC कर्व खींचा तो क्या हुआ, गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिला, और वो कैसा मिला कि प्रेशर तो कांस्टेंट रह रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है। अब देखो हम B से C तक की बात करें जहाँ पे मिक्सचर मिला, अब हम C पॉइंट पर पहुंच गए। तब C पॉइंट पे क्या हुआ, C पॉइंट पे देखो अब हमारा क्या है, वॉल्यूम रुक चुका है, वॉल्यूम इतना ही गया, मैक्सिमम कम हो रहा था जो, तो मतलब C पॉइंट पर अगर वॉल्यूम जो है वो अभी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मिक्सचर था उसमें गैस पूरी की पूरी कैसी हो गई, लिक्विड फॉर्म में मिल गई, मतलब गैस का क्या हो गया, लिक्विफिकेशन हो चुका है, लिक्विफिकेशन हो चुका है, द्रवीकरण हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, BC के जब पॉइंट C पर गए तो गैस क्या है, पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया, 13.1 डिग्री सेल्सियस पे ही किया। प्रेशर को इंक्रीज करने पर भी क्या देखा गया, यानी कि CD की बात करूं तो प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी क्या हुआ, प्रेशर को लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। यहाँ कांस्टेंट है, इसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट या कांस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब इसके बाद गैस को कितना भी कंप्रेस कर दो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, यानी कि कितना मर्जी प्रेशर लगा दो उसकी कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता क्या होगी यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, जो कि 13.1 डिग्री सेल्सियस पे देखी गई थी।
इससे क्या पता चल रहा है, गैस का लिक्विफिकेशन देख रहे हैं कि वो कैसे हो रहा था। अब हम बात करते हैं A डैश B डैश कर्व की। जब हम A डैश B डैश पे जा रहे हैं, A डैश B डैश C डैश के लिए देख रहे हैं, तो देखो A डैश B डैश पे तो क्या हो रहा है, अभी भी गैस बॉयल के नियम को फॉलो कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, पूरी की पूरी वो गैस है, देखो बॉयल को फॉलो कर रही है, अभी भी गैस है। ये कर्व बिल्कुल वैसा ही था जैसे बॉयल का यूं आता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, पर अभी भी ये बॉयल के नियम को फॉलो कर रही है। अब उसके बाद हम क्या करें, यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी गैस मिल रही है, जब हमारा कैसा टेम्परेचर है 21.5 डिग्री सेल्सियस का। उसके बाद देखो क्या किया, हम बी डैश सी डैश की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी क्या मिल रहा था, गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिल रहा था, वैसे ही इसमें भी मिक्सचर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम लगातार घट रहा है, इसका मतलब गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है, और वो कैसी बन रही है, लिक्विड बन रही है। और पॉइंट सी डैश पे हमें क्या है, लिक्विड ही मिल रही है गैस का, यानी कि गैस पूरी की पूरी द्रवीकृत हो चुकी है। लेकिन एक चीज पता चल रही है, जो बी सी है उसकी जो लेंथ है बी डैश सी डैश के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, गैस जो है उसका लिक्विफिकेशन थोड़ा जल्दी हो रहा है इन कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो गैस जल्दी से द्रवीकृत हो रही है, यही हो रहा है। इसके बीच में टाइम जो है अगर मैं देखूँ तो टाइम भी कम लग रहा है, इसकी लेंथ कम हुई है, मतलब जल्दी लिक्विड बन रही है गैस। फिर हमने क्या बात की, सी डैश डी डैश की। सी डैश पे फिर से वो पूरी की पूरी लिक्विड बन गई थी, सी डैश डी डैश पे क्या हुआ, गैस का फिर से वही प्रेशर को कितना भी इंक्रीज करने पर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो रहा, मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या हो रही है, नेग्लिजिबल हो रही है। अब अगर मैं 31.1 डिग्री सेल्सियस वाले की बात करूं, 31.1 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ मैं, तब देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपको कोई भी वर्टिकल लाइन क्षैतिज रेखा नहीं मिली, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्षैतिज रेखा मिलनी बंद हो चुकी है। बीसी कुछ मिला नहीं है, लाइन की फॉर्म में नहीं मिला, यानी कि बी और सी यहीं कहीं है, वो आपस में क्या हो चुके हैं, इस कर्व पे समपाती हो चुके हैं, यानी कि जो गैस है वो सीधा लिक्विड फॉर्म में ही मिल रही है। सी पॉइंट पे लिक्विफिकेशन ही हो रहा था, और पी पॉइंट मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये प्रेशर नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करने पर एक टाइम ऐसा आया जब टेम्परेचर को इतना इंक्रीज हो गया कि देखो बीसी की लेंथ कम हो रही थी, तो जब टेम्परेचर 31.1 हुआ तो बी और सी जो थे वो आपस में कोइंसाइड हो गए, संपाती हो गए। यानी कि अब क्या हुआ, इसके बाद आप फिर से जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ना तो आपको कोई बीसी मिल रहा है, ना ही आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर मतलब सीधा हमें क्या है, एक कर्व मिल गया जो कि आइसोथर्मल कर्व था, वो सीधा मिल गया। यानी कि इसके बाद अगर सी पॉइंट नहीं मिल रहा या बी सी नहीं मिल रहा तो मतलब लिक्विड गैस का मिक्सचर नहीं मिल रहा, पूरी गैस लिक्विड नहीं मिल रही है। इसका मतलब टेम्परेचर को और इंक्रीज करने से गैस का द्रवीकरण कैसा हो गया, लिक्विफिकेशन या द्रवीकरण देखूं तो वो कैसा है, खत्म हो चुका है। इस केस में गैस का द्रवीकरण क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर अब नहीं हो रहा है, मतलब कितना मर्जी प्रेशर, कितना मर्जी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया मैंने, गैस का लिक्विड फॉर्म में मिलना पॉसिबल नहीं है। अभी तक मैंने क्या किया, आपको कर्व की कंपैरिजन कराई, ए बी पर वो बॉयल के नियम का फॉलो कर रहा था, फिर क्या है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर मिला, पॉइंट सी पर पूरी की पूरी गैस लिक्विड होगी। वैसे ही बी डैश सी डैश ए डैश टी डैश कर्व के लिए आया, लेकिन बी सी की लेंथ क्या वो कम होती जा रही थी, और एक टाइम ऐसे आया कि एक टेम्परेचर पर बी और सी जो है संपाती हो गई। लेकिन अब देखो उसके बाद जब टेम्परेचर मैंने और बढ़ाया तो गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। तो इसको क्या बोलते हैं, गैस का द्रवीकरण। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन गैस के लिए देखो इसको बोलते हैं, यानी कि देखो 31.1 से टेम्परेचर बढ़ाने पर बी और सी पॉइंट नहीं मिला, तो ऐसा टेम्परेचर जिसको और जिससे ज़्यादा और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टी सी, क्रिटिकल टेम्परेचर।
और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर होगा वो होगा क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगा वो होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये है टीसी, पीसी और वीसी। हमें अब क्या करना है, टीसी, पीसी और वीसी यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर देखूं तो वो क्या था, ये सब प्रैक्टिकली मिले हैं। हाइड्रोजन के लिए था -240 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए है -268 डिग्री सेल्सियस। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, ऐसा टेम्परेचर जिससे और अधिक टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का द्रवीकरण पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मुझे हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विड फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब इन दोनों की लिक्विड फॉर्म लेने के लिए 240 माइनस में और माइनस में 268 से टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इतना क्या, माइनस में इतना बड़ा टेम्परेचर ही ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जो है उनका लिक्विफिकेशन प्रैक्टिकली करवा सकते हैं बहुत इतना कम टेम्परेचर करके, लेकिन वैसे नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा गैस का लिक्विफिकेशन, और ये अलग अलग के लिए अलग अलग मिलता है, जिसको मैंने आपको बता दिया कि बॉयल के नियम को फॉलो कर रहा है, फिर गैस का लिक्विड फॉर्म मिल रहा है, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी 0 हो चुकी है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है जिससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और उसके रिस्पेक्ट जिस पॉइंट पे ही होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। अब हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की हम वैल्यू निकालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।